Hello dear student, good afternoon all of you. I am Gaurang Desai from Modulus Institute, Standard 11 Subject Physics, Chapter number 2 Units and Measurement. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के दो रूल्स हम लोग पढ़ चुके थे। अगर एरर्स में मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड हो रहा है उस टाइम पे क्या होगा, और एरर्स अगर फिजिकल क्वांटिटी ऐसे है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज की या तो सम करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके हो रहे, तो उसके लिए रूल्स हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। दो रूल्स हम लोग पढ़ चुके थे। अब कॉम्बिनेशन एरर में थर्ड रूल है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप लोग लाइव हो, फटाक से कमेंट में वाई टाइप कर दीजिए, ओके, ताकि मुझे भी पता चले कौन लाइव है। और आपको कहीं पे भी किसी भी वक्त डाउट लग रहा है तो आपके पास कांटेक्ट नंबर भी है। और इसके अलावा अभी जैसे आप लोग जब भी लेक्चर देखो, नीचे कमेंट बॉक्स होगा तो उसके अंदर आप लोग कमेंट कर दीजिए, ताकि आपका जो भी आंसर होगा, जो मतलब जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में थर्ड रूल है, एरर in case of power of any physical quantities। ओके, अगर पावर के फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज दी है, इसका मतलब क्या हो कि मान लो कि हम लोग सपोज करते हैं, we suppose a physical quantity z is equal to a square। ओके, a square यानी कि पावर के फॉर्मेट में अपनी बेस क्वांटिटी है कोई भी, और अपनी डिराइव क्वांटिटीज है। ठीक है, वो पावर के फॉर्म में है। तो पावर के फॉर्म में होगा तो मुझे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंपली a इंटू ए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, z इज इक्वल टू a इंटू ए। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई इसके अंदर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी पावर के फॉर्म में डिपेंड कर रही है कोई अनदर फिजिकल क्वांटिटीज पे, तो उस टाइम पे हम लोग कैसे एरर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, a इंटू ए यानी कि मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, और उसके लिए हमारे पास कौन सा रूल था, रूल नंबर 2। तो भाई जो भी फाइनल रिजल्ट है उसमें रिलेटिव एरर इज इक्वल टू जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें रिलेटिव एरर प्लस करना है दोनों के बीच में सम। ठीक है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन सबका सम करना है। देखिए भाई डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि भाई 2 हो गया। चलिए भाई 2, तो डेल्टा ए डिवाइड बाई ए, ऐसा मैं लिख सकता हूं। इसमें और इसमें कहीं पे कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे 2 कॉमन, 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो जो भी पावर में होगा वो आगे आ जाएगा, मतलब कि रिलेटिव एरर्स क्या हो जाएगी, k टाइम्स। ओके, तो हम ऐसा रूल लिख सकते हैं कि भाई इफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज depends on a quantity which have power k, then the error in final result is k times the relative error of n individual क्वांटिटीज। ओके, मतलब कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो पावर के फॉर्म में है। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के पावर के फॉर्म में डिपेंड कर रही है। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा,
फाइनल रिजल्ट में जो एरर होगी, एरर इन फाइनल रिजल्ट इज k टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ एन इंडिविजुअल क्वांटिटी। जो भी इंडिविजुअल क्वांटिटी से उसकी जितनी भी पावर होगी उतने टाइम्स रिलेटिव एरर होगी। देखिए भाई यहाँ पे क्या है अपने पास आ रही है एरर, कौन सी है, रिलेटिव एरर है, एब्सोल्यूट एरर नहीं है। एब्सोल्यूट एरर हमें कब मिलेगी, या तो समेशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। उसी टाइम पे हम एडिशन ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी टाइम पे हमें क्या मिल रहा है, एब्सोल्यूट एरर। बाकी दोनों केस में हमें क्या मिल रहा है, रिलेटिव एरर। ठीक है, इसको माइंड में सेट कर दीजिए, सेट हो गया। अभी देखिए भाई हम कॉमन फार्मूला जनरेट कर रहा हूं कि भाई मान लो कि z इज इक्वल टू a रेज़ टू p b रेज़ टू q डिवाइड बाय c रेज़ टू r है। अब रिलेटिव एरर देखिए भाई यहाँ पे पहली चीज तो क्या है, a और b के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और c रेज़ टू r से वो डिवाइड हो रहा है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन डिवाइड दोनों हो रही है, यानी कि रिलेटिव एरर ही होगी। ओके, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई रिलेटिव एरर मिलेगी डेल्टा z बाय z। ओके, अब रिलेटिव एरर में क्या होगा भाई, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड हो रहे हैं, उस टाइम पे रिलेटिव एरर का हमें सम करना है। चलिए भाई हम सम करना है। चलिए भाई मुझे a की रिलेटिव एरर, b की और c की रिलेटिव एरर पता होना चाहिए, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c। आउट बाय आउट ऐसा कुछ होगा। ठीक है, डेल्टा a बाय a में रिलेटिव एरर डेल्टा a बाय a, b में रिलेटिव एरर डेल्टा b बाय b और c में रिलेटिव एरर डेल्टा c बाय c। अपना जो बेसिक रूल था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का वो हो गया सॉर्ट आउट। अब बात करते हैं यहाँ पे पावर के फॉर्म में है, तो फिर अपना जो थर्ड रूल है उसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, वो क्या करते हैं, रिलेटिव एरर जो भी होगी, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की जितनी भी पावर होगी उससे उतना गुना हो जाएगा, यानी उतने टाइम्स। ओके, तो a की पावर p है तो ये p टाइम्स हो गए, b की पावर q है ये q टाइम्स हो गए, और c की पावर r है तो ये r टाइम्स हो गई। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें अगर परसेंटेज एरर आपको कैलकुलेट करना होगा तो क्या करोगे आप, 100 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, एक्सरसाइज में 2.11 12 या 13 ऐसा कुछ है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.12 या 13 वो आपको खुद से सॉल्व करना है, वो बस रिलेटिव एरर के फॉर्मेट में। ठीक है, अब अनदर एग्जांपल हम लोग देखते हैं। z is equal to a raised to 4 b raised to 1 by 3 c into d raised to 3 by 2 है। तो भाई हमें रिलेटिव एरर कैलकुलेट करनी है z में। तो रिलेटिव एरर क्या होगी, डेल्टा z डिवाइड बाय z इज इक्वल टू, भाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है, पहले आपको करना है डेल्टा a बाय a। ओके, इसको मल्टीप्लाई कितने से करना होगा, इसकी पावर जितनी होगी वो 4। ओके, प्लस डेल्टा b बाय b। ओके, इसकी पावर कितनी है 1/3, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो। ओके, प्लस c डेल्टा c बाय c, अब उसकी पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे, कुछ दिक्कत नहीं है, चेंज होने वाला नहीं। ठीक है, और अपना लास्ट है d, तो डेल्टा d डिवाइड बाय d। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, पावर कितनी है 3/2। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है, अगर डाउट है तो आप जल्दी से कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? ओके, नो डाउट। अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये आपका इलस्ट्रेशन है 2.11। अब आगे बात कर रहे हैं भाई 2.12। ओके, उसमें बताया गया है कि हमारे पास एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर तो आपको पता ही है, जो ऑसिलेट करता है अपनी मीन पोजीशन से इस तरीके से। ठीक है, आप लोग झूला झूले हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। तो भाई एक ऑसिलेटर दिया है जिसका हमें टाइम पीरियड पता करना है, सॉरी वो भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो टाइम पीरियड है, ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड है वो हमें मिल रहा है 2π√L डिवाइड बाय G से। ओके, तो जो हमें ऑसिलेटर जो दिया है यहाँ पे पेंडुलम है। ओके, तो पेंडुलम होगा वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ होगा। स्ट्रिंग की जो लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और जो इसको मेजरमेंट लिया है वो हमने 1 mm की एक्यूरेसी से लिया था।
1 mm की एक्यूरेसी इसमें है, ठीक है। तो फिर से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, भाई L इज इक्वल टू क्या होगा, उसकी एक्चुअल लेंथ जो ऑब्जर्वेबल है प्लस उसमें कितनी हमने एरर रखी है, कितनी एक्यूरेसी से हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ये 20 सेंटीमीटर हो गया, प्लस और माइनस है 1 mm है, mm को मुझे सेंटीमीटर में लिखना है तो 0.1, ठीक है। तो डेल्टा L मुझे मिल गया, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी का मतलब है अपना डेल्टा L, ओके। अब टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मींस टू कंप्लीट one oscillation, time required to complete one oscillation it's called time period, okay। तो भाई अपनी मीन पोजीशन यहाँ से स्टार्ट किया ऑसिलेट करना, यहाँ पे मैक्सिमम तक पहुंचा, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आए, फिर वापस यहाँ पे पहुंचा, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आए, उसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन कंप्लीट, ओके। यहाँ से यहाँ तक मीन पोजीशन, फिर मैक्सिमम तक, फिर मीन पोजीशन, उसको हम बोलेंगे वन रिवॉल्यूशन, ठीक है, वन रिवॉल्यूशन या फिर वन ऑसिलेशन कंप्लीटेड, ओके। ओके, टाइम जो है वो हमें दिया हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई टाइम पीरियड एग्जैक्ट क्या है, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कि भाई इसने टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन 100 कंप्लीट किए, ओके, ठीक है। मतलब कि एक बार आया वापस, फिर दूसरी बार आया वापस 2, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 4, फिर ऐसे 5, ठीक है। वैसे टोटल ऑसिलेशन कितने किए, 100, और उसके लिए मुझे टाइम मिला है वो है 90 सेकंड, जिसमें मैंने कैलकुलेट किया उसमें हम लोग उसकी जो एक्यूरेसी थी, एक्यूरेसी या जो रेजोल्यूशन वो अपना था 1 सेकंड, यानी कि अपने जो भी स्टॉप वॉच या रिस्ट वॉच होगी उससे हमने कैलकुलेट टाइम कैलकुलेट किया कि भाई 100 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। मुझे चाहिए कि भाई लेंथ पता है, टाइम पता है, तो जी जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसमें एरर कितनी होगी, उसमें एरर के लिए मुझे क्या करना होगा कि भाई जी एल और टी पे किस तरीके से डिपेंडेंट है वो मुझे कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, रूट जी को यहाँ पे लेके आओगा, टी यहाँ पे होगा, फिर रूट है तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, ओके, स्क्वायर करेंगे तो भाई जी इज इक्वल टू क्या होगा, ये अपना हो गया 4 पाई स्क्वायर इनटू एल डिवाइड बाय टी स्क्वायर, ओके, क्योंकि उसका स्क्वायर होगा, भाई यहाँ पे रूट निकल जाएगा बट यहाँ पे स्क्वायर होगा, यानी कि जो जी है वो डिपेंड कर रहा है एल और टी स्क्वायर पे, ओके। चलिए भाई ये तो अपना का, अब 4 पाई स्क्वायर वो तो नंबर्स है, उसमें कुछ एरर होगी नहीं होगी, उसमें कहाँ कुछ एरर होगी, 4 है उसमें थोड़ी ना एरर होगी, वो तो नंबर ही है, पाई फिक्स नंबर है, कोई एरर इसके अंदर नहीं होगी। तो जी में एरर किसकी वजह से होगी, तो हम लोगों को क्या मेजर करना है ड्यूरिंग प्रैक्टिकल, हम लोग क्या मेजर करोगे, या तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेजर करेंगे और फिर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो एरर हमें कहां पे मिलेगी, हम लोग दो चीज मेजर कर रहे हैं, फर्स्ट है लेंथ, दूसरे टाइम पीरियड, ओके। तो मुझे इन दोनों में एरर आएगी, अगर इसमें जितनी एरर होगी तो उसका कॉम्बिनेशन करके हम जी को लिखा दे, ठीक है। तो इसमें एरर क्या होगी, जी जो है एल बाई टी स्क्वायर, यानी कि डिवाइड रूल है, ठीक है, डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि याद करना है भाई सेकंड रूल, सॉरी अपने वो सेकंड रूल था, ठीक है। उसमें क्या निकालेंगे भाई हम, रिलेटिव एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा डेल्टा जी डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू एल बाय रिलेटिव एरर डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस डेल्टा टी। देखिए भाई अब ये हो गया रूल नंबर 3 कि भाई सी रेज़ टू आर है, तो क्या होगा आर इनटू डेल्टा सी बाय सी, सेम चीज यहाँ पे 2 इनटू डेल्टा टी बाय टी, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है, अभी जो मैंने लिखा डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 इनटू डेल्टा टी बाई टी, अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, डाउट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो मुझे कौन कौन सी चीज चाहिए, डेल्टा एल तो भाई मुझे मिल गया, ये अपना हो गया डेल्टा एल 0.1, एल वो भी मिल गया 20, डेल्टा टी बाई टी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी हम लोग एक आइडिया लगाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या आइडिया लगा रहे हैं यहाँ पे, देखिए भाई 100 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 90 सेकंड टाइम पीरियड, यानी कि 1 ऑसिलेशन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई अगर 100 ऑसिलेशन के लिए 90 सेकंड है तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू, इसको मैंने टाइम लिखा था डिवाइड बाय n,
यानी कि भाई जो भी टाइम पीरियड अपना आ रहा है, ठीक है, 90/100 ये हो गया टाइम। तो टाइम पीरियड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, टी और एन पे। एन यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो उसमें तो हम थोड़ी ना एरर आएगी कि भाई 2 ऑसिलेशन कंप्लीट किया तो किया, वो ऑब्जर्वेबल दिख सक रहा है, वो क्या है कि भाई नंबर्स है, तो नंबर्स में तो कहीं पे भी कुछ एरर नहीं होगी। तो टी होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अपना जो स्मॉल टी, कि भाई अपना जो ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं जिस इंस्ट्रूमेंट में उसके ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा स्मॉल टी डिवाइड बाय स्मॉल टी, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। इसमें कोई बुरे वाली बात नहीं, क्यों, क्योंकि टी कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पे डिपेंडेंट है। मगर अच्छा चलिए अभी मुझे डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू मिल गई, एन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मान लो कि आपने डिवाइड किया इसको एन से, इसको भी एन से, तो एन तो कैंसिल ही हो गया, अपने पास बचा क्या है, डेल्टा टी बाई टी। ओके, डेल्टा टी यानी कि भाई कितने रिजोल्यूशन से हमने जो भी अपनी रिस्ट वॉच है उसमें एक्यूरेसी कितनी थी, तो कि भाई 1 सेकंड की, टाइम क्या था अभी 90 सेकंड, डेल्टा टी बाई टी मिल गया। ओके, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एल 0.1 डिवाइड बाय अपना 20 प्लस 2 इंटू यहाँ पे लिखेंगे हम डेल्टा टी बाई टी। ओके, 0.1 डिवाइड बाय 20 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी हमें कितना मिला है, तो भाई अपने को मिला है 1। ओके, टी अपन को मिला है भाई 90, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.032 ऐसा कुछ है। और अगर हमें पूछा जाए कि भाई इसमें परसेंटेज एरर कितनी, अपने लिए एकदम सिंपल है, परसेंटेज एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके। चलिए अभी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। अप्रोक्सीमेट में इसको लिख सकता हूँ 3%। ओके, तो 3% जितनी एरर हो गई। ओके, कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद जो टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ वो नीट और जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स, सिग्निफिकेंट यानी कि टू सिग्निफाई, किसी को वेरीफाई करना, किसी चीज को वेरीफाई करना। ये जो नंबर है वो फिक्स, इसके अलावा और कोई चीज हो ही नहीं सकती, ठीक है। जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं उसके अंदर हमने डिफाइन कर लिया कितने ही सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए, वही अपने लिए फिर पर्टिकुलर वही नंबर होना चाहिए सबके लिए, ओवरऑल किसी के लिए अलग अलग फिर होना चाहिए नहीं, ठीक है। क्योंकि मेजरमेंट करते टाइम कुछ वेरिएशन आ सकता है, किसी ने मेजर किया 2.70 सेंटीमीटर, किसी ने मेजर किया 2.73 सेंटीमीटर, किसी ने मेजर किया 2.745 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिजिट में थोड़ा सा वेरिएशन आने के चांस है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करें भाई, सब जगह पे यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए कि सब जगह पे वही होना चाहिए नंबर, तो उसके लिए फिर डिफाइन किया है सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, सिग्निफिकेंट नंबर जो हो गए वो बनते हैं रिलायबल नंबर और अनसर्टेन नंबर से, ठीक है। कुछ ऐसे नंबर है जो फिक्स हो गए जिसको हम बोलेंगे रिलायबल, रिलायबल यानी कि जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर। प्लस अनसर्टेन नंबर किस तरीके से, मान लो कि हमने जैसे अभी हम लोग पेंडुलम की बात कर रहे थे, पेंडुलम को हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, मुझे टाइम पीरियड मिल रहा है कि टाइम पीरियड कोई भी चीज इसका टाइम पीरियड मिला 1.62 सेकंड, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन से नंबर पे श्योर होंगे, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके,
t इज इक्वल 1.62 सेकंड, ये हमें मिला टाइम पीरियड। Okay, sorry for disturbance again. T is equal to 1.62 second. इसके अंदर जो हमें नंबर मिल रहे 1 और 6, ये दो नंबर्स 1 और 6 के लिए हम लोग श्योर होते हैं। 1.6 तो है, बट उसके बाद जो नंबर है उसके लिए हम श्योर नहीं है। तो 1 और 6 को हम बोलेंगे रिलायबल डिजिट, ठीक है। और 2 जो है वहां पे 2 भी हो सकता है, या 3 भी हो सकता है, या 4 भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे अनसर्टेन नंबर या अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि रिलायबल डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट, it is called as significant figures, ओके। इन दोनों का सम यानी कि नंबर ऑफ डिजिट का सम करना है। तो यहां पे कितने रिलायबल डिजिट 1 और 2 और अनसर्टेन डिजिट है 2 यानी कि 1, ठीक है। मतलब कि नंबर्स ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर हो गया 3, ओके। मान लो कि हम लोगों ने कहीं पे लेंथ मेजर की है 4.72 सेंटीमीटर, कोई चीज है जिसकी लेंथ हमने मेजर की है 4.72 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 7 और 2 3 हो गए नंबर्स, तो इसको हम बोलेंगे 3। यहाँ पे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। 4.72 यानी 4 7 और 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 7 2 3। यहाँ पे हमें मैटर वही करता है कि भाई नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो भी नंबर है उसके 1 है 2 है 3 है 4 है, जितने भी है वो अपने लिए यहाँ पे मैटर करते हैं। कौन से है वो अभी मैटर नहीं कर रहे, ठीक है। तो उन सबको डिफाइन करने के लिए कि भाई किन किसको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोले, किसको नहीं बोले, किस कंडीशन में बोले, किस टाइप। मान लो कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज है वो मैथमेटिक जो भी है उसके ऊपर से हमें मिल रही है। सॉरी तो बार बार अभी कॉल आ रहा है तो थोड़े डिस्टर्ब आप लोग हो रहे होंगे, कोई बात नहीं है। हम लोग एक रूल पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि इसको कब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करेंगे, ओके। तो फर्स्ट चीज है अपनी व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट चेंज, ओके। हम लोग यूनिट चेंज करेंगे कि भाई सेंटीमीटर को मीटर में लिख लिया या मीटर को सेंटीमीटर में या फिर मीटर को किलोमीटर में लिख लिया, उस टाइम पे कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर्स चेंज होते नहीं, ठीक है। इफ वी सपोज टू if we change units of physical quantities, there is no change in significant figures. सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम मेजर कर रहे हैं 2.308 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.308 सेंटीमीटर लेंथ है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2308 यानी कि 4,
ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब इसको मैं यूनिट कन्वर्जन कर रहा हूं तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे। ओके, डज नॉट चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अभी यूनिट में मैंने चेंज किया तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर को मैं लेके गया मीटर में तो 0.02308 मीटर। ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट किया एमएम में तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने एमएम हो गए, 10 एमएम। ठीक है, तो भाई ये हो गया 230.8 एमएम। तो सबके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितने होने चाहिए, 4। यहाँ पे तो दिख रहा है 1 2 3 4, चलो भाई यहाँ पे हमें कितने मिल गए, 4 सिग्निफिकेंट नंबर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 आ गया, मेरे पास होने चाहिए कितने, 4। तो मैं पीछे से काउंट करूंगा 1 2 3 और 4, ये जो 4 है वही सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो आगे के जो 2 0 है वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। यूनिट चेंज के टाइम ये अपना मेन रोल है, यूनिट चेंज के टाइम हमें सिग्निफिकेंट नंबर की जो सिग्निफिकेंट नंबर जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे 0 नहीं है तो अब इसके लिए भी मुझे कुछ रूल्स बनाने होंगे। ये सारे रूल्स है, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। मोस्ट टाइम पे इससे रिलेटेड नीट और जेईई में भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, फर्स्ट है ऑल नॉन जीरोस नंबर आर सिग्निफिकेंट नंबर। जितने भी नॉन जीरो है, जितने भी नॉन जीरो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, वो बात कर रहे नॉन जीरो। बट यहाँ पे देखिए 0 तो है, इस 0 को हमने कंसीडर नहीं किया और इस 0 को हम काउंट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट नंबर में, तो उसके लिए भी एक रूल होगा। चलिए उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये बीच वाला जो 0 है उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो उसके ऑब्जर्वेशन से मुझे क्या पता चला कि इसके जो साइड में 2 नंबर है वो दोनों कैसे है, नॉन जीरो नंबर है। 3 और 8 क्या है, नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने भी 0 हो गए वो सब क्या हो गए, सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, ओके। तो इफ zeros in between 2 non-zero number, then all 0 consider is क्या हम कंसिडर करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कब, जब 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में 0 है तो उस टाइम पे। चलिए ठीक है, ये अपना दूसरा रूल्स हो गया। अब थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या है, तो भाई थर्ड में ऐसा कुछ होगा। देखिए भाई यहाँ पे 0 है, इस 0 को हमने कंसिडर ही नहीं किया, मतलब वो भाई ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो नंबर कैसे है, या तो पहला हमारा ऑब्जर्वेशन है 1 से छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी कोई भी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज है डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर फिजिकल क्वांटिटी 1 से लेस देन है, 1 से छोटी है, उस टाइम पे ये अपना नॉन जीरो है नंबर। नॉन जीरो के लेफ्ट साइड जितने भी 0 है, नॉन जीरो नंबर से लेफ्ट साइड जितने भी 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि भाई इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव is less than 1, then हम क्या करेंगे, then left side of any non-zero number या फिर preceding zeros of any non-zero number does not consider as significant
लेफ्ट साइड किसके, नॉन जीरो नंबर से, कब, जब लेस देन 1 हो। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर कर रहे हैं उस टाइम पे हमें ऐसी वैल्यू मिली जो 1 से छोटी है और उसके अंदर जो नॉन जीरो नंबर है उसके लेफ्ट साइड जितने भी जीरो हो गए वो सारे क्या हो गए, नॉन सिग्निफिकेंट या फिर इनसिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर करेंगे नहीं। ठीक है, चलिए भाई इसका हमें थोड़ा सा हमें सॉल्यूशन मिल गया। ओके, अब मान लो कि कभी ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जो 1 से ज्यादा वैल्यू हो। ठीक है, उस टाइम पे भी डेसिमल के बाद जीरो हो गए। ओके, उसके बाद अगर जीरो है तो हमें क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ नहीं दिया है कि भाई हम लोग मेजर करें 3.500 सेंटीमीटर 6.900 ग्राम। ठीक है, इस टाइम पे हमें जीरो के बारे में क्या करना होगा, तो भाई इसके लिए जो सिग्निफिकेंट नंबर है 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब दोनों में सिग्निफिकेंट नंबर है 4। ओके, तो इसके लिए भी हमें रूल बनाना होगा। क्या रूल होगा भाई, इन डेसिमल measured value all zero at trailing of any physical quantities considered as significant number। ओके, ट्रेलिंग या ट्रेल यानी कि जो भी एंड पे, ठीक है, जो भी एंड पे जितने भी जीरो है, एक से बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू है। ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे मैंने कंसीडर किया अगर डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है तो डेसिमल पॉइंट के आफ्टर वाले जितने भी जीरो है 1 2 ए बी 0 उसको हम करेंगे कंसीडर एज ए सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, डेसिमल पॉइंट दिया है बट जो भी वैल्यू है, जो नॉन जीरो वैल्यू के लेफ्ट साइड जितने भी है वो सब क्या हो गए, वो सब क्या हो गए भाई डज नॉट, अथवा वो लोग नॉन जीरो सॉरी नॉन सिग्निफिकेंट नंबर है, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। बट यहाँ पे जो राइट साइड है वो सारे जीरो, डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरो है उसको हम कंसीडर करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, अगर मान लो कि भाई ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है कि भाई 1230 किलोमीटर, ठीक है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 1 2 और 3। ठीक है, वो जीरो को हम कंसीडर करेंगे नहीं। तो क्या रूल बनेगा, if measure value is more than 1 then at the end of all zeros does not consider as significant numbers। ओके, एंड पे मतलब कि भाई हमने ऐसा मेजर किया 1 2 3 4 0 0 0 0। ठीक है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 1 2 3 और 4 मतलब कि 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, बाकी जितने भी जीरो है उसको हम कंसीडर करेंगे नहीं। ठीक है, ये अपने मेन रूल हो गए। ठीक है, इसके बाद थोड़े से ऐसे साइंटिस्ट नोटेशन जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, आपको यहाँ पे इसमें कहीं पे भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, आपको जो भी डाउट हो गए वो आई विल सॉर्ट इट आउट। ओके, तो जल्दी से बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आज का जो लेक्चर है हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वैसे भी आप लोगों ने काफी टाइम तक मुझे टॉलरेट किया है, ये तो आप लोग करना भी पड़ेगा, इसमें नो ऑप्शन है, आपको करना भी पड़ेगा। फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा, आप मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ इसको बढ़ सके। ठीक है, बट एक चीज आपको याद रखनी है, साइंस के अंदर है, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो,
एक चीज आपको याद रखनी है कि जितना भी जिस दिन पढ़ोगे उसको एक बार फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। मान लो कि 1 घंटा आपने यहाँ पे पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया एक दिन, ठीक है, तो उस दिन 1 घंटा मिनिमम आपको फिजिक्स को देना ही है, ठीक है। मिनिमम फिजिक्स को आपको एक घंटा तो देना है उसी दिन। दूसरे दिन मान लो केमिस्ट्री पढ़ लिया आपने लेक्चर देख के, फिर से आपको खुद से कि भाई आप अपने नोट्स बना रहे हो, तो नोट्स के अंदर लिखते टाइम क्या करोगे, भाई एक बार इसको पढ़ लिया, सारे रूल्स पढ़ लिए, तो रूल्स अपने हिसाब से बना के लिखो, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से फिर इसको याद कर लो, फिर लिखो अपनी नोट्स में। और ये इस तरीके से आप अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कंपेयर करो, चलो भाई मान लो कि मैंने अभी कितने रूल्स पढ़ाए, 1 2 3 4 5 और 6 पढ़ाए, आपने मान लो कि पढ़ लिया पूरा, और उसमें से आपको शायद मान लो कि भाई आपकी मेमोरी पावर अच्छी है तो 4 रूल्स याद रह गए, ठीक है, तो उसको लिखो एक बार बिना देखे कहीं पे भी, फिर उसको मैच करो कि भाई सर ने जो पढ़ाया वो उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ गए ना। तो इस तरीके से 2 रूल्स कौन से 2 रूल्स आप भूल गए हो, उसको फिर से रिवाइज करो और पूरा एक बार पूरा लिख दो, फिर से 1 2 3 4 5 6 पूरा लिखो। चलिए भाई अपना एक हो गया, अपने याद भी कर लिया, और इसमें कहीं पे भी डाउट भी नहीं होगा। डाउट आ रहा है तो आप लोगों को तब पता चलेगा कि मुझे डाउट कहाँ पे है, जब लोग आप खुद से सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि मुझे एक्चुअल डाउट कहाँ पे है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, मेरा फिजिक्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बट आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद से ट्राई नहीं करेंगे। तो आपको अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी है सबको साइंस के अंदर तीनों सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, स्ट्रांग करना है। और स्ट्रांग के लिए भाई एक ही रूल है, डूइंग प्रैक्टिस, ठीक है। डू प्रैक्टिस मैक्सिमम जितनी भी हो सकते, 1 घंटा 1.5 घंटा, अभी तो अपने पास बहुत टाइम है तो आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो डू प्रैक्टिस इजीली, ओके। थैंक यू सो मच।